नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टैक्स 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। वहीं इस खास अवसर पर पीएम मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारत टैक्स 2025 एक व्यापक स्तर पर वैश्विक कार्यक्रम है और इसका आयोजन 14 से 17 फरवरी को भारत मंडपम में किया जा रहा है। ये एक विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि ये कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक ही मंच पर एक साथ लाता है। यह भारत टैक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा, सबसे व्यापक आयोजन है जिसमें 2 स्थलों पर फैला एक मेगा एक्सपो शामिल है। भारत मंडपम भारत टैक्स के दूसरे आयोजन का साक्षी बन रहा है। इसमें हमारी परंपराओं के साथ ही विकसित भारत की संभावनाओं के दर्शन भी हो रहे हैं। ये देश के लिए संतोष की बात है कि हमने जो बीज रोपा है आज वो वटवृक्ष बनने की राह पर तेज गति से बढ़ रहा है। भारत टैक्स अब एक मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट बन रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी भारत मंडपम को लेकर प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित भी किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने 2025 में होने वाले आयोजन को लेकर भी बोले। प्रधानमंत्री ने जनसमूह को भी संबोधित किया है। भारत टैक्स 2025 कार्यक्रम आयोजित होने वाला है जिसको लेकर आपको बताते चलें कि पीएम मोदी पहुंचे हैं भारत मंडपम, जिसको लेकर उन्होंने संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने जनसमूह को संबोधित किया है। 18 फरवरी से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विभागीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर चर्चा की और साथ ही आगामी सत्र की सफलतापूर्वक संचालन के लिए आवश्यक निर्देश दिए और विधानसभा अध्यक्ष ने खास तौर पर जिलाधिकारी देहरादून को निर्देशित किया है कि बोर्ड परीक्षा देने वाले स्कूली बच्चों को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। विधानसभा सत्र के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके लिए उचित कदम उठाए जाएं, ट्रैफिक व्यवस्थाओं का पहले से ही पूरा ख्याल रखा जाए। बैठक में विधानसभा सत्र के संचालन के लिए अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई, जिसमें सुरक्षा, साफ सफाई और अन्य सुविधाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को सत्र की तैयारी के बारे में पूरी जानकारी दी गई। सुनिश्चित किया गया कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएंगी। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था ने एक साल में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। राज्य की जीडीपी में 6.61% और प्रति व्यक्ति आय में 11.33% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े राज्य के विकास और आर्थिक स्थिरता को दर्शाते हैं। राज्य सरकार ने अधिकारियों के अनुसार पिछले एक साल में राज्य की अर्थव्यवस्था में 46,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो प्रदेश के लिए एक सकारात्मक संकेत है। खास बात यह भी है कि 2 साल में राज्य में 9.31 लाख लोगों को नए रोजगार मिले हैं, जो कि स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। राज्य सरकार ने भी इस सकारात्मक आर्थिक आंकड़ों के बाद अपने विकास कार्यों को और गति देने की योजना बनाई है ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। इस आर्थिक वृद्धि का मुख्य कारण राज्य सरकार की विकास योजनाओं, औद्योगिकीकरण में वृद्धि को माना जा रहा है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर बात की गई और साथ ही राज्य की जीडीपी में भी उछाल आया है। 9.31 लाख
रोजगार सृजन भी हुए हैं, जिसको लेकर सीएम धामी ने आपको बताते चले कि राज्य की जीडीपी में भी उछाल आया है, जहां पर 9.31 लाख रोजगार लोगों को दिए गए हैं। उत्तराखंड की जीडीपी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही। दरअसल आपको ये भी बताते चलें कि अभी हाल ही में तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत राधा कृष्ण मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। सीओ श्रीनगर अनुज कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र स्थित राधा कृष्ण मंदिर में चोरी होने की सूचना मिली है और मंदिर के पुजारी ने बताया कि भगवान ने आभूषण चुरा लिए हैं। भगवान के जो आभूषण हैं वो चोरी किए गए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है और चोर की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए हैं। इसी कड़ी में लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी की टीम ने चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र अंतर्गत श्री वी.के. श्रीवास्तव स्वर्गाश्रम ट्रस्ट द्वारा अवगत कराया गया कि राम मंदिर राधा कृष्ण मंदिर में चोरी की घटना हुई है, जिसमें छत्र, मूर्तियां, कंबल और अन्य सामान गायब है। उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 6/25 पंजीकृत किया गया। पंजीकृत करते ही टीमों का गठन किया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक द्वारा स्वयं जो मौके का निरीक्षण करके टीमों का पर्यवेक्षण किया गया। साथ ही साथ सीसीटीवी सुराग पता रसी के आधार पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिससे 100% माल की बरामदगी हुई है। उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय आज प्रस्तुत किया जा रहा है। त्यूड़ी में रडू गांव के खेड़ा रुपहा में भीषण आग लग गई है, जिसमें 3 परिवारों के मकान जलकर राख हो गए हैं। घटना के समय परिवार के लोग खेती बागवानी के काम से बगीचे में गए हुए थे। बताया ये भी जा रहा है कि पास के जंगल में आग लगी थी, जो कि बाद में धीरे धीरे बढ़ती गई और उसने लकड़ी से बने 2 मंजिला आवासीय भवनों को अपनी चपेट में लिया है। तहसीलदार ने क्षेत्रीय पटवारी ने घटना की जांच रिपोर्ट भी मांगी है। खेड़ा रुपहा में भीषण आग लगने का मामला जो है वो सामने आया था। दरअसल ये पूरा मामला त्यूड़ी से है, जहां पर 3 परिवारों के मकान जलकर राख हो गए हैं, जिसे तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट भी मांगी है और इससे यहाँ के निवासियों को भी तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 3 परिवारों के मकान इस आग में जलकर खाक हो गए हैं। पूरा मामला खेड़ा रुपहा का है, जहां पर भीषण आग लगने का यह मामला सामने आया है, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तलब करने की भी निर्देश दिए हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे उत्तराखंड वासियों के लिए ये दिन भी आ गया है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के साथ ठंड का एक नया दौर शुरू हो गया है। मौसम में अचानक से बदलाव ने लोगों को सर्दी का एहसास दिला दिया है। राज्य के कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश के कारण ठंड एक बार फिर से लौट आई है। मौसम ने अचानक से अपना मिजाज बदल दिया है। राजधानी देहरादून में भी शनिवार को दिन के अधिकतम तापमान में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट देखी गई। दून का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो फरवरी महीने में अब तक का सबसे कम तापमान था। इससे पहले फरवरी में इतनी कम तापमान की स्थिति कभी नहीं देखी गई। मौसम विशेषज्ञों का भी मानना है कि आने वाले दिनों में और भी सर्दी बढ़ सकती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान में और गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि फरवरी में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश का अनुमान जो है वो लगाया गया। उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया गया है। दून में रिकॉर्ड तोड़ ठंड भी जो है वो पड़ी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर दून में रिकॉर्ड तोड़ ठंड जो है वो हुई है, जिससे मैदानी इलाकों में भी कभी सर्द कभी गर्मी का ये जो आलम है वो देखने को मिलता है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि पर्यटक भी जो हैं वो लगातार सैर सपाटे के लिए पहुंच रहे हैं। बारिश बर्फबारी के साथ ही हल्की धूप ने भी ठंड से राहत दी है। पहाड़ों में भी बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई। लंबे समय से बारिश बर्फबारी का इंतजार भी अब खत्म हुआ। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड एक बार फिर से लौट आई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज आने वाले ट्रेन के लिए भीड़ बढ़ने से भगदड़ जो है वो मच गई है। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर दुख व्यक्त किया है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम धामी ने लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई लोगों की हताहत होने की सूचना अत्यंत पीड़ादायक और ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है, जिस दौरान सीएम धामी ने अपना दुख भी व्यक्त किया है। आपको सीएम धामी का एक्स का ट्वीट भी दिखा रहे हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे पर सीएम धामी ने भी लोगों की हताहत सूचना मिलने के बाद अपनी पीड़ा भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि काफ़ी अत्यंत पीड़ादायक है और सभी आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को शक्ति प्रदान करे और मेरी संवेदना शोक संताप्त परिवारजनों के साथ है। शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना भी करता हूं। जो लोग घायल हुए हैं उन पर भी सीएम धामी ने संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त की। दरअसल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया और इस हादसे में 18 लोगों की मौत की सूचना प्राप्त हुई है और वहीं कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, जिनके स्वस्थ होने की कामना भी सीएम धामी ने ट्वीट के जरिए अपनी बातें रखी हैं। आपको बताते चलें कि हादसा जो है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, जिस दौरान 18 लोगों की मौत का ये पूरा मामला सामने आया। देहरादून में संस्कृत प्रतिभा सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक सदन सीएम कैंप कार्यालय देहरादून में संस्कृत प्रतिभा सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति वितरित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में
भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से आज देश के अंदर काम किया जा रहा है। आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी अनेक योजनाएं देश में संचालित की जा रही है और इसी उद्देश्य के साथ नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। आज स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को विशेष स्थान देने के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय को आधुनिक संसाधनों से युक्त बनाया जा रहा है, उसको सुसज्जित किया जा रहा है, हर प्रकार से नवाचार किया जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। एक और जहां संस्कृत साहित्य को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है, वहीं ई संस्कृत शिक्षण प्लेटफॉर्म, संस्कृत ऐप्स विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में संस्कृत ग्राम भी स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी आवास में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ दायित्वधारियों के
मनोनयन पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उत्तराखंड की आर्थिकी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। वहीं जब रोजगार से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि बेरोजगारी दर को सरकार ने रिकॉर्ड 4.4% कम किया है। युवाओं को उद्यमिता और साहसी खेलों से जोड़ा जा रहा है। सरकार होम स्टे और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा के यहाँ पर काम कर रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर और जब संविधान बनाने वाले लोग भारत का संविधान बना रहे थे, उस संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। और हमने जो भी किया है वो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको मैंडेट दिया है, हमको काम करने के लिए कहा है, क्योंकि हमने संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और हमने सभी काम संविधान के अनुरूप किए हैं। जो लोग देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, वर्ग विशेष की राजनीति करते रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करते रहे हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में अशांति फैलाने का काम करते रहे हैं, लोगों को बांटते रहे हैं, महिलाओं का जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, उन लोगों को यूसीसी आने पर जरूर आपत्ति होगी। लेकिन देश का आज हर नागरिक ये चाहता है कि उत्तराखंड देवभूमि में जो काम हुआ है वो देश के अंदर आगे बढ़े। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई देते हुए कहा कि अब हमें 29वें राष्ट्रीय खेलों की जो तैयारी है उसमें जुटना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार किए गए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी दीर्घकालिक इस्तेमाल की योजना बनाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड को आयोजन के साथ ही खेल प्रदर्शन को लेकर शानदार यादें देकर गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।